अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, रिसेंटली एक पार्टी मार्ज़े वजूद में आई है। वो मार्ज़े वजूद में कैसे आई है? नज़रिया ज़रूरत के तहत आई है या इस वक्त मुल्क बचाने के लिए, सियासत बचाने के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए आई है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की और हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव गेस्ट हमें ज्वाइन करें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मरकज़ी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हैं और सीनियर सियासतदान हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, एक नई पार्टी मार्ज़े वजूद में आई है और आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। खैर मुबारक। ये बताइएगा कि आप तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, पार्टी का ओहदा अभी नहीं आपको दिया गया। क्या पार्टी ओहदे के लिए अभी टाइम है? क्या वजह है या अभी पार्टी ओहदे की कैटेगरी अभी आई नहीं है, अनाउंसमेंट हुई नहीं है उस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तर्जमान, मरकजी तर्जमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये ओहदा नहीं है तो क्या आप मुझे बताओ, मुझे ना होता ही है ना, ये मैं मरकजी तर्जमान बना। ज़ाहिर है कोई सदर बना है, कोई मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं और आपकी ज़ाहिर है आप जितने अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, हमेशा जिस पार्टी में भी रहे हैं उस पार्टी को खूब डिफेंड करते रहे हैं। बल्कि आप ख़ुद मेरे प्रोग्राम में ये फरमा चुके हैं कि अक्सर आपको आपके जो एक्स चेयरमैन थे वो आपको फ़ोन करके कहते थे कि अब जो है पार्टी को आपने डिफेंड करना है, पार्टी क़यादत को डिफेंड करना है और परफॉर्मेंस को डिफेंड करना है। तो आप तो इतने अच्छे स्पोक्स पर्सन है, उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही थी। वही बता रहा हूँ कि मरकजी तर्जमान का डेजिग्नेशन दिया गया है ना। अच्छा, सेंट्रल ये पर्सन जी ठीक है। जो सबसे आला है पार्टी के, चीफ पैटर्न है जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने स्पेशली ट्वीट करके जो है वो डेजिग्नेशन अनाउंस किया है। जी ठीक है, ठीक है। अगर आप हैप्पी हैं तो हम भी आपके लिए खुश हैं कि आप मरकज़ी तर्जुमान के तौर पर पार्टी में काम करेंगे। और इस पार्टी की पोजीशन के बारे में अगर बात कर ली जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जाहिर है कि बड़े ही क्रूशल टाइम में ये पार्टी मार्ज़े वजूद में आई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ये पार्टी मंजरे आम से हट गई। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें मौजूद लोग जो थे वो तो शायद पार्टी ज्वाइन करने पर खुशी का इजहार तो दूर की बात है, वो तो नदामत महसूस कर रहे थे, मुँह छुपाते फिर रहे थे कि ये पार्टी में शायद वो ज्वाइन ही क्यों कर रहे हैं। तो ये किस्सा क्या है? देखिए, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर पार्टी की तंजीम साजी शुरू हो चुकी है। हम रावलपिंडी के अंदर अल्लाह पाक के करम से पूरे रावलपिंडी को आज से हमने सजाना शुरू किया है, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के और हैंगिंग के बैनर्स के जरिए से लोगों से राब्ते शुरू किए हैं और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा 1-1.5 महीने के अंदर। अभी बहुत सी लॉट जो है वो सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की, वो इंशाल्लाह ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेगी। आप बेगम रहे इंशाल्लाह, है ना। ये पार्टी हमने इक़्तिदार के लिए बनाई है और इंशाल्लाह ये इक़्तिदार में आएगी, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी इंशाल्लाह। जी ठीक है। ये जितने भी सियासतदान इस पार्टी में हैं, ज़ाहिर है कि वो कोई अभी अवाम से उठ के नहीं आए, पहले भी वो सियासत का हिस्सा रह चुके हैं, कई बार इलेक्ट हो चुके हैं और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है। तो ये नहीं है कि वो इक़्तिदार का हिस्सा ना रहे हों, बल्कि इक़्तिदार में ही रहे हैं ज़्यादातर तो लोग। अब ये पार्टी क्या करना चाहती है, इसका मंशूर क्या है, इसके ऊपर कुछ बताइएगा कि ये इस पार्टी का स्लोगन क्या है, मंशूर क्या है? देखिए, पार्टी का बड़ा सिंपल सा जनाब स्लोगन है कि पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का इस्तेहकाम। 3 चीजें हैं जो हमारे झंडे पे भी, हमारे मैनिफेस्टो पे भी प्रॉपर तरीके से पॉइंट आउट की गई है। पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का इस्तेहकाम। अब ये 3 चीजें किस तरह गेन होगी? ये 3 चीजें गेन होगी टॉलरेंस की सियासत के साथ, बर्दाश्त की सियासत के साथ, पाकिस्तान ज़राअत को तरक्की देके, सनत को तरक्की देके, तजारत को तरक्की देके, पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर बना के, पाकिस्तान के माइक्रो और मैक्रो लेवल के जितने इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर बना के, वो किस तरह होंगी?
वो जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये तामीर और तरक्की और ये इकॉनमी की बेहतरी नहीं हो सकती। अच्छा, हमारा ये मैनिफेस्टो ये है कि हमने अदम तशद्दुद की सियासत करनी जी है। ठीक। चौहान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम की आप बात कर रहे हैं, तो सियासी इस्तेकाम किसी को माइनस करके और कहीं पर प्लस करके फिर ही आ सकता है? नहीं 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 नहीं, यही तो चीज गलत है। ये माइनस और प्लस करके अगर आप कहते हैं ना कि आप इस्तेहकाम ले आएंगे, माइनस प्लस की बात नहीं है, बात रूल ऑफ लॉ की है कि जिसने जो किया उसको उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। एक आके जनाब 10,000 अफराद को लेके अदालत पे चढ़ाई कर देता है, अदालत पे तोड़ करता है, अदालत के अंदर खुरेजी होती है, बंदे जख्मी होते हैं, पुलिस वाले जख्मी होते हैं, मार धाड़ होती है, फसाद फिल अर्ज होता है, लेकिन उसके ऊपर करप्शन नहीं होता। एक बंदा खरबों रुपए की करप्शन करता है, सपोज करप्शन करने के बाद उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होती, उसके खिलाफ तरीके से कोई कानून की अमलदारी नहीं होती, वो कहता है नहीं जी कानून मुझे पाबंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम और पाकिस्तान के मामलात इस अंदाज से चलाए जा रहे हैं पिछले कई सालों से और 2-3 दहाइयों से कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ नहीं लाई जा सकी और ना आने दी गई, इंटेंशनली भी नॉन इंटेंशनली भी। इंडिजीनियस फैक्टर भी थे, एक्सोजीनियस फैक्टर्स भी थे, जिसकी बुनियाद पे उस अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ होगा, आप किसी कोई रेड लाइन नहीं है। जब फयाज चौहान कहे कि मैं रेड लाइन हूँ, मेरे खिलाफ करप्शन का पर्चा हो जाता है झूठा या सच्चा, मेरे खिलाफ कानून को तोड़ने का पर्चा हो जाता है झूठा या सच्चा, मेरे ऊपर किसी की जान माल इज्जत पे हाथ डालने का पर्चा हो जाता है झूठा या सच्चा, मैं कहूँ कि मैं रेड लाइन हूँ, मैं तो हर हाल में जनाब अदालत मुझे छू भी नहीं सकती, पुलिस मुझे छू भी नहीं सकती, वारंट गिरफ्तारी मेरा जारी होना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा वारंट गिरफ्तारी हो। मैं अपने बहन भाई रिश्तेदार अजीज अपने हल्के के अवाम को लेके मैं सड़कों पे आ जाऊं कि मेरी तरफ अगर कोई पुलिस वाला आए, मेरी तरफ अगर कोई कानून नाफिज करने वाला आए, मेरी तरफ अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का आए, आप पे टकरा जाता है, चाहे खून बहे, चाहे कत्ल हो, चाहे मारा मारी हो, चाहे फसाद फिल अर्ज हो। तो जनाब ये वाला जब माहौल बनेगा तो फिर रियासत और माशरे और इकोनॉमी। चौहान साहब मैं बात करती हूँ आपके इस बयानिए की, ये अवामी बयानिया है, कौमी बयानिया है, ये किस सतह का बयानिया है इसके ऊपर मैं आती हूँ। लेकिन आपने बात की है कि ये जो उस आज़ादी की बात की है, उस जद्दोजहद की बात की है जो शरपसंदी पर थी और उसका आप भी 1 साल हिस्सा रहे और अब आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ये शर्मिंदगी आपको 1 साल में इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई? मैं वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, इस पिछले 1 साल की 1.25 साल की जो जद्दोजहद थी ना आलिया, एक मौके पे मैं सख्त शर्मिंदा भी रहा और यकीन जाने मुझे रात को नींद नहीं आती थी। वो था आपका ये नवंबर के एंड की बात है, पार्टी लीडर ने 3 दिन के लिए सड़कें ब्लॉक करवा दी थी रावलपिंडी के अंदर और मेरे जिम्मे लगा था मरी रोड शमशाबाद। 3 दिन शमशाबाद पे मरी रोड मुसलसल बंद की गई। आप यकीन जाने माए बहनें बेटियां बुजुर्ग एम्बुलेंस मरीज उनके लायकीन आते थे और आके जिस तरीके से हमारे साथ, तो स्पेशली मैं इंचार्ज था वहां का, जब बिहेव करते थे, शर्मिंदगी के बारे में अपने दिल के सामने जनाब मैं अपने ज़मीर के सामने मैं आंखें नहीं उठा सकता था। मैं घर आता था, मैं घर रहता था, मैं हर रोज फोन करता था असद उमर साहब को कि खुदा का वास्ता ये वाली स्ट्रेटजी खत्म करें, सड़कें तो कम से कम खोल, बाकी हम यहाँ पे एहतिजाजी कैंप लगा के बैठे हैं। लेकिन वो भी बेचारे नहीं जी नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन, इन 3 दिनों में मैंने BCO एम्बुलेंसेस को खुद मौके पे, उस पर फिर 1-2 वायरल भी हुई, बड़ी मिलियंस में गई वो वीडियोस जिसमें मैं एम्बुलेंस निकाल रहा था जनाब उस बंद सड़क में से। तो मेरी सबसे ज्यादा शर्मिंदगी इस 1 साल के अंदर वो 3 दिन थे कि जब हमने मरी रोड शमशाबाद ब्लॉक किया हुआ था और मैं आज तक वो नहीं भूल सकता। और पूरी जिंदगी के लिए अगर कोई गिल्ट हो ना मुझे, तो वो 3 दिन के लिए
लेकिन उस वक्त जो चौहान अल्लाह साहब, जिस वक्त आप ये गिल्ट महसूस कर रहे थे, उस वक्त आप ये नारा लगा रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, कौन दिलाएगा हकीकी आज़ादी, और उस वक्त अपने लीडर का आप नाम लेते थे कि वो दिलाएगा हकीकी आज़ादी। उस वक्त तो आप ये नारे मरी की सड़कों पर लगा रहे थे, उस वक्त रोड ब्लॉक जब आप कर रहे थे तो आप भी उसमें शामिल थे और ये नारे लगा रहे थे आप। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो गिल्ट था। और उस वक्त जनाब एक एनपीए की हैसियत से इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर हम जनाब फ्लोर क्रॉसिंग की शिक की बुनियाद पे भी हम सब चीज़ों के पाबंद थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें समझ आई कि कहाँ पे अमेरिका से हकीकी आज़ादी का नारा लगा के हम फौज से हकीकी आज़ादी के जनाब चक्रों में पड़ गए कि जो आलमी ताकतों का और मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा था। और पिछले 25 साल से बड़े खूबसूरती के साथ इस एजेंडे पे काम हो रहा था कि जो मुल्क एटम बॉम्ब बना चुका था, आलम इस्लाम की वाहिद मुल्क, उसको तबाह करने के लिए फौज और आवाम के दरमियान नफरत का माहौल बनाया जाए। तो ये चीजें सारी फिर समझ आई आहिस्ता आहिस्ता। और आखिरी दिनों में कम से कम 45-50 दफा ये बातें मैं मीडिया पे कर चुका हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, कि जितना मेरा हक था और जितना मेरी रीच और रेंज थी, मैंने पूरी कोशिश की इस पूरी पॉलिसी के खिलाफ पार्टी के अंदर रहते हुए जिद्दोजहद करने। जी, आप पार्टी के अंदर एजिटेशन करते रहे, बात कहते रहे, लेकिन आपकी बात सुनी नहीं गई। अब आ जाते हैं आपकी नई पार्टी के ऊपर और आपके उस बयानिए के साथ जो अब इस पार्टी के लाइन को आप आगे लेकर चलेंगे। अब ये जो आप बयानियाँ लेकर चल रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम लाएंगे, मुआशी इस्तेकाम लाएंगे, अब ये मुआशी इस्तेकाम लाएंगे कैसे? ये जो बयानियाँ है असल में तो ये तभी अवाम ने बाय करना है। अब अवाम में ग्रास रूट लेवल पर आपकी क्या पोजीशन है? क्योंकि जितने भी हम लोग देख रहे हैं आपके लीडर्स ही हैं, कारकुन और वर्कर्स तो हमें नज़र नहीं आते कि ये पार्टी के कारकुन और वर्कर्स भी हैं। आलिया, जब पीटीआई बनी थी ना, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है तो यही चीज होती है। मुझे याद है मैंने 16 साल पहले जब ये पार्टी ज्वाइन की ना एज अ साबिक एमपीए, 2008 के दरमियान की बात है, तो मुझे 2 महीने डेली मेरे अपने सगे बहन भाइयों ने, वाले साहब ने, अजीजो कारब ने और मेरे जो वोटर्स थे, उन्होंने एक ताना देते थे। वो एक ताना वो 3-4 साल का बच्चा मुझे दिखाते थे और कहते थे ये बच्चा जब 45-50 साल का होएगा ना, उदू बरसे इक़्तिदार आएगी पीटीआई। और मुझे कहते थे तेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला सियासी। मुझे हर रोज ताना मिलता था अपने वर्कर्स की तरफ से भी, अपने वोटर्स की तरफ से भी, अपने शहर में भी। तो उस वक्त पीटीआई के साथ ये चीजें थी। जब भी कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो वक्त के साथ साथ फिर जरा अपनी चीजों को लेके चलती है। और मैं महसूस कर रहा हूं आज आप क्या महसूस करते हैं? चलें, वो तो बात गलत साबित हो गई कि वो पार्टी इक़्तिदार में आ गई, लेकिन क्या आज भी आप समझ रहे हैं कि उस वक्त जो आपको बड़े बुजुर्ग आपके वर्कर्स कह रहे थे कि ये गलत फैसला है पीटीआई ज्वाइन करने का, तो आप समझते हैं कि गलत फैसला था? नहीं, मैं पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जवाब दिया है। आपने कहा ना कि अभी आपकी पार्टी बन गई है, लीडर्स तो है, अभी वोटर्स नहीं है। उस वक्त जनाब वो तकरीबन 10 साल हो चुके थे पार्टी बने हुए, लेकिन 10 साल बाद भी जो है ना उनके पास ना वोटर था ना सपोर्टर था। ठीक है जी, पहला मैं साबिक एमपीए आया था, पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, तो लोगों ने किया यार तू अच्छा भला साबिक एमपीए है, अपने हल्के का अच्छा खासा एक पॉपुलर पॉलिटिशियन है, शहर का, मुल्क का, तूने ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली? तो ये ताने जो है ना, जिस तरह आपने अभी सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया है। तो आप इंशाल्लाह कुछ दिन सब्र कर लें। तो अभी तो आपको ताने नहीं मिल रहे, अभी तो आपको ताने नहीं दिए जा रहे कि ये आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली है जिसका ना कोई सपोर्टर है, ना कोई वोटर है, और ना कोई बयानिया है, ना कोई मंशूर है, ना पार्टी रजिस्टर्ड है। तमाम सवालों के जवाब लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि एक नई पार्टी आई है सामने। अभी तक तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही पता चला है कि ये इस पार्टी की जो क़यादत है वो किसके हाथ में है, आगे इस पार्टी का मंशूर क्या होगा। फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब, बात छोड़ी थी हमने बयानिए के ऊपर, मईशत के हवाले से है और इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से आपका बयानिया। तो अवामी बयानिया आपका नहीं है। अवाम को तो अपनी रोटी कपड़ा मकान, जिसका कभी एक पार्टी नारा लगाती है और कभी दूसरा लगाती है, वो अवाम को तो इससे गर्ज है, वोट तो इस गर्ज से मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों के पास कोई है मंशूर? एक होता है स्लोगन, एक होता है मैनिफेस्टो। आलिया, एक
अपने ज़हन में रख लो। स्लोगन होता है मुख्तसर सा, मैनिफेस्टो होता है बड़ा वसी और जामे किस्म का। मैनिफेस्टो के हवाले से अभी हमारा काम हो रहा है और कुछ ही दिनों तक हम प्रॉपर तरीके से अपनी पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो आपके सामने रखेंगे कि ज़राअत के अंदर, सनत के अंदर, तिजारत के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए और हर इकोनॉमी के हर शोबे और इंसानी ज़िंदगी के हर इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो शोबे हैं उनके हवाले से हमारी स्ट्रेटजी, हमारी पॉलिसी क्या होगी। लेकिन हमने एक स्लोगन दिया है, तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम। जब तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम होगा तो फिर जनाब आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, आपकी बरामदात भी बढ़ेंगी, आपकी दरामदात भी कंट्रोल होंगी, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आएगी, आपकी फॉरेन रेमिटेंस भी बेहतर होंगी, आपके मुल्क के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का माहौल भी बनेगा, आपके मुल्क के अंदर अशियाए खुर्द-ओ-नोश उनकी कीमतें भी कंट्रोल होंगी, आपके मुल्क की जो आम पब्लिक है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो रिच क्लास है, सबके लिए जिंदगियों में आसानी पैदा होगी। तो ये सारी चीजें 3 चीजों से मुतल्लिका है, मुल्क और माशरे की तामीर, मुल्क और माशरे की तरक्की और मुल्क और माशरे का इस्तेहकाम। तो वो मोटा हमने एक कंसेप्ट दे दिया है, आगे उसकी डिटेल मैनिफेस्टो वो आपको कुछ दिनों तक मिल जाएगा। जी ठीक है। जब भी कोई पार्टी बनती है तो वो एक सियासी जदोजहद उसकी सामने आती है कि वो एक उनका स्टार्ट है। अब ये सियासी जदोजहद आप लोग कैसे शुरू करेंगे? जदोजहद जब करते हैं तो ये तो आप चाहे किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो, पाकिस्तान में तो कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जदोजहद करनी पड़ी है, लेकिन आप लोगों का इस हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई नुक्ता नज़र ही नहीं है कि आप इस हुकूमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर लें, ये बजट आया है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, अवाम के लिए है कुछ नहीं है, इस हुकूमत की किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ आप लोग कोई बात नहीं कर रहे। तो ये जब अवाम देखेगी कि आप लोग तो किसी के ख़िलाफ़ या किसी की पॉलिसी को तनकीद का निशाना ही नहीं बना रहे, उनके हक़ की बात ही नहीं कर रहे, तो ये आप लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद तो नहीं होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्यों आलिया इतनी जल्दी पड़ी है आपको? हाँ, आप चाहते हैं कि हम भी जनाब पीटीआई की तरह यहाँ पे सड़कों पे आके आपा धापी, मारा मारी, छीना झपटी, ताइफुल मलूकी शुरू कर दें? हम भी रेड लाइन बना लें कि जनाब हमारा लीडर रेड लाइन और चलो जी दे मारते 4.5 जो है। आप ये चाहती है कि ये सारा अभी तो जेलों से छुटकारा इसीलिए मिला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और उसके बाद आके अब दूसरी पार्टी है तो अब यकीनन जेलों में तो नहीं, मैं देखती कि मैं नहीं चाहती कि आप जेलों में जाएं, लेकिन सियासी जद्दोजहद अवाम के हुकूक की बात हो रही है। सब्र कर ले इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है और इस वक्त के हालात वाक़ियात के मुताबिक। जी, हमने ये नहीं करना, हमारे लीडर ने भी, जहांगीर तरीन साहब ने या हमारी टीम में से, कि यार हमने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना, हमने नून लीग के साथ नहीं बैठना, नेशनल इश्यूज के ऊपर, सॉवरेनिटी के इश्यूज के ऊपर, मुल्क की बका सॉवरेनिटी के इशू के ऊपर, आवाम की तामीर और तरक्की के इशू के ऊपर। हमने ये नहीं कहना कि हमने अपोजिशन लीडर की हैसियत से वज़ीर आज़म के साथ नहीं बैठना, हमने वज़ीर आज़म की हैसियत से अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना। जो यहाँ होता रहा, नरगसियत का शिकार लीडरशिप थी, वो अपने अलावा बाकियों को तो चोर और चक्का, नौसरबाज, लुटेरा, 2 नंबर समझती थी, अपने अलावा बाकी सब कुछ डायल, इलिटरेट, इग्नोरेंट जनाब समझती थी। अब वो ना बैठती नहीं थी, वो एक हुकूमत में थी तब भी वो लीडरशिप नहीं बैठती थी अपोजिशन के साथ, अपोजिशन में थी तो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं थी। इस तरह मुल्क नहीं चलता। मुल्क में सैलाब आया हो, मुल्क आधा मुल्क डूबा हो, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हो, मुल्क में खुदा न खास्ता जंग मुसल्लत हो, मुल्क के अंदर कोई तबाही और बर्बादी आई हो और जनाब कोई पॉलिटिशियन जो पॉपुलर तरीन पॉलिटिशियन हो, मुल्क का वजीर आजम हो या अपोजिशन लीडर हो, वो ये कहे जी मैंने तो बैठना ही नहीं किसी दूसरे सियासतदान के साथ, मैंने तो बैठना ही नहीं जनाब किसी दूसरी सियासी पार्टी के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहर कातिल होता है सियासत के अंदर, किसी पॉलिटिकल लीडर और पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर और पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के हेड का ऐसा रवैया। हमारी पार्टी के अंदर ये चीज नहीं होती। हमारी पार्टी के अंदर मुल्क के मसाइल को हल करने के हवाले से, आवाम के मसाइल को हल करने के हवाले से हम हर किसी के साथ बैठेंगे, हर किसी के साथ निगोशिएट करेंगे, हर किसी के साथ टेबल टॉक करेंगे, हर किसी के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे इज्तिमाई मसाइल मुल्क के और आवाम के हल करने के लिए। हम कम अज कम मैडा मानू की रट लगा के और नरगसियत का शिकार होके हम जनाब कोई आइसोलेट होके मुल्क और रियासत को भी और माशरे को भी हम कम अज कम आइसोलेट नहीं करेंगे। ये तो आपकी बात है।
तब क्या होगा जब आप लोगों को भी जो है इक़्तिदार मिल जाएगा अब, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई पार्टी आती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई है, अब उसके बाद अवामी शो बड़े ज़रूरी होते हैं पाकिस्तान की सियासत में। अब तो वैसे भी इलेक्शन है, तो इलेक्शन कैंपेन में जाना है, तो कोई जलसा करने का, एक पॉपुलर जलसा करने का, एक अवामी शो करने का इरादा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का? करेंगे करेंगे, सब कुछ करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एनजीओ नहीं है। सारे शौक पूरे करेंगे। आराम और सुकून से इंतजार कर लो। जेड़े जेड़े शौक स्वीकार दो सारे पूरे कराएंगे जनाब, बेगम है। नहीं, ज़ाहिर है कि हम तो सियासी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो वो माहौल होता है वो इस पार्टी का कब होगा, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही ना हो, कि ये ऐसा ना हो कि ये पीटीआई पार्ट 2 बनकर रह जाए। तो इसलिए कि ये अगर इसका अपना भी एक कोई कद काट चाहती है, अपनी भी कोई एक सियासी जमात का अपना एक रोल चाहती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन का क्या मामला है कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन हो गई है? पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। पार्टी के लिए हमने एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा रिस्पेक्टेबल किस्म का इंतखाबी निशान भी हमने रिकमेंड कर दिया है, वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। और पार्टी की तंजीम साजी भी जनाब ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबों की सतह पे उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अगले 4-5 दिन में जहांगीर तरीन साहब अपने इलाज की जनाब मसरूफियात से फारिग होकर वापस आ रहे हैं लंदन से। इंशाल्लाह चीज़ें आपको एक्सपेडाइट होती हुई नजर आएंगी और माहौल इंशाल्लाह आपको अच्छा, चौहान साहब, आपने जिक्र कर दिया जहांगीर तरीन साहब की लंदन रवानगी का, तो उस पर भी बड़ी बातें हो रही थी कि ये दौरा जो है तिब्बी है या फिर सियासी है। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब से जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात कोई है, हुई है, होनी है, क्या है इस बारे में? नहीं, वो अपने इलाज के लिए गए हुए, जो उनका रूटीन के रेगुलर इलाज होता है, और उसी इलाज के सिलसिले में वहाँ पर गए और इंशाल्लाह कुछ दिनों। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से कोई उनका शेड्यूल में नहीं है, या पार्टी के साथ कोई उनकी इस किस्म की नहीं है? कोई ऐसा शेड्यूल नहीं, पार्टी के साथ नहीं है। आपने बात की है कि आप सबके साथ मिलकर बैठेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तमाम पार्टीज़ के साथ नेशनल इश्यूज़ पर साथ बैठेगी। अब मामला है इलेक्शन का। एक सबसे पहले तो बताइए कि आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं कि अक्टूबर में, या एक आध महीने बाद भी इलेक्शन हो रहे हैं? माहौल तो ऐसा लग रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी तैयारियाँ कर रही है, इलेक्शन कैंपेन वो भी शुरू कर रही है। नवाज शरीफ साहब की आमद का भी उन्होंने सुना दिया कि वो भी जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। तो इलेक्शन आपको होते दिखाई दे रहे हैं? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 9 या 10 तारीख को असेंबली तोड़ी जा रही है, कौमी असेंबली। 9 या 10 कौन सी? 9 या 10 तारीख को, 10 अगस्त, 9 या 10 अगस्त को। ओके, 9-10 को असेंबली तोड़ी जा रही है। असेंबली तोड़ी जा रही है। अब इस पे एक इशू है जो मैं देख रहा हूँ बीना सियासी कारकुन। आईने पाकिस्तान के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब भी मर्दमशुमारी होगी पाकिस्तान में, मर्दमशुमारी का जब ऑफिशियल रिजल्ट गजट की सूरत में शाया हो जाएगा, तो इसके बाद आईने पाकिस्तान के मुताबिक रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नई हदबंदी करेगी, उसके मुताबिक फिर इलेक्शन होंगे। ये आईन में लिखा हुआ है। अब ऑफिशियल गजट कब जारी होता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपका ऑफिशियल गजट जो है और ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो मर्दमशुमारी का भी जारी होना है। और मैं जो हालात देख रहा हूँ, ये मैं अपनी परसेप्शन बता रहा हूँ, वो ये है कि अभी NQM, जमात इस्लामी कराची, बलोचिस्तान, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रोहों की तरफ से मर्दमशुमारी के ऊपर एप्रीहेंशन, रिजर्वेशंस आना शुरू हो गई है। वो सारा सॉर्ट आउट हो भी जाए तो मुझे लगता है इस तरह है कि कोई अक्टूबर के महीने तक तो आपकी ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होगा मर्दमशुमारी का। अब जब मर्दमशुमारी का ऑफिशियल रिजल्ट आपका अनाउंस होगा, उसके बाद आईन पाबंद करता है रियासत पाकिस्तान को कि वो हदबंदियां करे कौमी और सूबाई असेंबली की। उसके ऊपर आपका तकरीबन कोई 2, 3, 4 महीने जनाब उसके ऊपर भी लग सकते हैं। तो मैं जो हालात देख रहा हूँ इस मर्दमशुमारी की वजह से, लगता इस तरह है कि शायद इलेक्शन अगले साल मार्च और नवंबर के दरमियान चले जाए। मार्च और
नवंबर के दरमियान, अगले साल। नवंबर, यानी कि नेक्स्ट ईयर के एंड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन करवाने हों तो फिर पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर भी हो सकते हैं। और नहीं हो सकते, आइन के मुताबिक नहीं हो सकते। लेकिन इससे पहले होते हैं, मर्दमशुमारी कितनी कितनी देर बाद नहीं, करवाई गई है, और उसके बाद नहीं, पुरानी मर्दमशुमारी, इस तरह पुरानी नहीं हल्का हुआ, बंदियों के ऊपर भी इस तरह इलेक्शन नहीं होते हुआ। रहे। आइन के मुताबिक मर्दमशुमारी का जब आपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया तो आप पे पाबंदी है कि रियासत के ऊपर कि उसने नई हदबंदी करके इलेक्शन करवाने हैं। नई हदबंदी वो मर्दमशुमारी की अगर वो उन्होंने अनाउंस कर दिया तो फिर उसके बाद है, लेकिन पुरानी अगर मर्दमशुमारी है तो उसके ऊपर फिर करवाए जा सकते हैं। एक ब्रेक शामिल कर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने अपनी व्यू पॉइंट दिया है इस हवाले से कि इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन अभी होते नजर नहीं आ रहे लेकिन असेंबली तहलील होती नजर आ रही है। इस पर बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। फ़ियाज़ुल हसन चौहान साहब, ये आपने जो ये कहें कि आपने एक प्रेडिक्शन दे दी है, अपना व्यू दे दिया है कि आइंदा इलेक्शन कब होंगे। आपकी प्रेडिक्शन और आपकी राय बड़ी जो है ना वो उसको मोतबर माना जाता है कि आप कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ होता है, हकीकत के करीब होता है। तो ये मेरे ख्याल में कि ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप दे रहे हैं कि इस वक्त असेंबली तहलील हो जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शन जो है वो कुछ टाइम बाद होंगे। अब इस इलेक्शन के दौरान सिनेरियो क्या क्या हो सकता है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, ये भी अपनी कैंपेन भी करेगी, अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत भी करेगी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी पार्टीज भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाली जमात इक़्तिदार में कौन सी हो सकती है? देखिए, पंजाब के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंशाल्लाह हुकूमत में होगी और वफाक के अंदर भी हुकूमत में होगी, और पंजाब के अंदर बड़ी पावरफुल पोजीशन में इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में होंगे। और पीटीआई के हवाले से मैं आपकी प्रोग्राम में ये थोड़ी सी आपको ब्रेकिंग दे दूं कि पीटीआई के चेयरमैन को टाइम दिया हुआ है ईद उल अजहा तक का, कि आप अपना फैसला कर लें कि आप क्या चाहते हैं। वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब आप छोड़ दें, कि जो आप बिल्कुल एक समझ लें कि वो सफाई फाड़ दें, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। शोहदा फैमिली से माफ़ी मांगना, फौज से माफ़ी मांगना, गलत बयानियां बनाने पे पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगना। जो आज से 3 दिन पहले उन्होंने जीआईटी में कहा, जी मुझे तो उनसे कहा जी आपने इल्ज़ाम लगाया पाक फौज के सीनियर अफसरान पे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल लगाया। उन्होंने कहा जी आपके ऊपर कायम है? कहते जी बिल्कुल मैं अपनी ऑडियो वीडियो इल्जाम पे कायम हूँ। उनसे पूछा गया कि आपके पास सबूत? उन्होंने कहा जी सबूत मेरे पास नहीं है, मुझे किसी ने बताया था, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि फलां जनरल मेरे कत्ल में इन्वॉल्व है, मुझे कत्ल करवाना चाहता है, मुझे रस्ते से हटाना चाहता है, पर मेरे पास सबूत नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम के दिमाग में जहर घोलने के बाद फौज और रियासत के खिलाफ, और फिर 9 मई का वो वाकया जो पाकिस्तान के 2 डिक्लेयर्ड दुश्मन मुल्क हैं, इजराइल और इंडिया, इनकी फौजें और इनकी एजेंसियां वो जुर्रत हासिल नहीं कर सकी या वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी जो 9 मई को पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन पार्टी की सबसे मुहिब्बे वतन वोटर सपोर्टर को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान। जी ठीक है, लेकिन चौहान साहब आप बड़ी अहम बात बता रहे थे कि ये पीटीआई के चेयरमैन को टाइम दिया गया है। जी टाइम दिया गया है, ईद बकरा ईद का टाइम दिया गया है, और उसके बाद क्या होने वाला है? मैं आपकी बात कंप्लीट कर लूं, आपने बीच में टोक दिया जी। अब बकरा ईद तक तो इनके पास सोचने का टाइम है। बकरा ईद के बाद जो मेरी इंफॉर्मेशन या परसेप्शन है, मिलिट्री कोर्ट्स में केस चल रहे हैं और चीजें सारी की सारी मौजूद हैं, तमाम प्रूफ मौजूद है, आरटीओ पीटीओ नक्शे प्लान्स वादा माफ गवाह सारे के साथ तैयार है। और मिलिट्री कोर्ट्स में जो केस चलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरह नहीं होते कि हर 10 दिन बाद पेशी है। यूट्यूबर आ रहे हैं, वेब चैनल वाले आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आ रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, बाहर आवाम खड़ी है, कारकुन सपोर्टर खड़े हैं, नारेबाजी हो रही है। वो चीज नहीं होती। वो अंदर केस चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है वो क्या है क्या नहीं। वकला ने सिर्फ जाना है
और 2-3 महीने 4 महीनों में फैसला होके सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है और बहुत सी इस किस्म की सजाएं हैं। उसके बाद जब इन्होंने गिरफ्तार होना है, जो मैं हालात देख रहा हूँ, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वाइस चेयरमैन की हैसियत से वो दावेदार हों कि पार्टी का वाली वारिस में, सक्सेसर में, लेकिन जो पार्टी लीडर है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को वो हैसियत देने को तैयार नहीं है। चौधरी परवेज लाई साहब जो कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, वो भी दावेदार होंगे और बिल्कुल ठीक दावेदार होंगे कि जो कुर्बानी 70 साल की उम्र में वो दे रहे हैं, वो कहेंगे जी मैं सदर हूँ पार्टी का, मैं हूँ जनाब सक्सेसर और जनाब पार्टी के वाली वारिस। तीसरा जो ग्रुप है वो बेगम है जो पार्टी लीडर की, वो भी दावेदार है कि जनाब वो और उसको सरपरस्ती हासिल होगी पार्टी लीडर की भी। ये तीन जो ग्रुप है इसके अंदर चीजें जो है ना वो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। नहीं, ये आपने जो कहा है, आपने ये जो कहा है कि घर की बात की है आपने, तो ये आप बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं कि वो दावेदार हैं। तो उनका तो वो तो हमेशा से पार्टी चेयरमैन कहते रहे हैं कि उनका तो कोई सियासी रोल है ही नहीं है सियासत में, ना कभी। अब जो है ना जो चीजें सुनाई दे रही हैं कि वो इसकी तरफ चीजें जा रही हैं। बाकी एक चौथा फैक्टर भी है, असल में मुक्तदर हलकों को काबिले कबूल कौन होगा? नहीं, मुक्तदर हलकों को कोई भी काबिले कबूल नहीं है। ये बिल्कुल है, काबिले कबूल तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन ये तीनों जब निकलेंगे तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते दो में एक ही चोंच एक के दो वाला माहौल बनना है। यहाँ पर नून लीग का या पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही करेगी। और जितना ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हैं कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेगी? हम तो देख रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं कि आप सूबाई भी हुकूमत में होंगे, वफाक में भी होंगे, तो अगर आपने हुकूमत में आना है तो इनके साथ तो अलायंस करना पड़ेगा, तो आप हुकूमत में आएंगे। वो तो बात की बातें हैं। आपने मुझसे एक परसेप्शन पूछी, मैंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर जो मैं हालात देख रहा हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग भी तो एक दूसरे के साथ लड़के ही जनाब यहाँ पे इक़्तिदार पे पहुंची है। तो यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि वो अलायंस कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, खासकर जो अभी बात हो रही है कि उनके साथ उनका अलायंस हो सकता है। अलायंस नहीं होगा, उसके जब इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो किसी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। अलायंस भी हो सकता है, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम फुल फ्लेज अपना इलेक्शन लड़े, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का अपना प्रोगेटिव है ना, उसका अपना इख्तियार है, उसका अपना फैसला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। वो कर सकती है कि हाँ हम अलायंस कर लें, हम इत्तेहाद बना लें, हम जनाब सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लें, हम ना करें, तो ये चीजें तो वक्त के ऊपर जाएंगी। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक ऑटोनोमस, इंशाल्लाह मजबूत और मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनके अगले चंद हफ्तों में आपको नजर आएगी ये ना ऊपर के सामने आपके सामने। जी ठीक है। फयाजुल हसन चौहान साहब ये बताइएगा कि जैसे कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में यह है कि उनकी नाहली है इस वक्त ताहियात वाली, और अभी सेनेट में जो बिल पास हुआ है उसमें 5 साल की नाहली है, तो अब उनको भी रिलीफ मिलने जा रहा है। तो आप लोग भी कोई एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि जहांगीर तरीन साहब के जो ये इलेक्शन के हवाले से कदगन है वो भी ख़त्म हो जाए, नाहली का मामला भी क्लियर हो जाए? बिल्कुल जाएंगे जी। नवाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो जहांगीर तरीन साहब भी जाएंगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब के पीछे पीछे फॉलो करेंगे नवाज शरीफ साहब को? पता है रिलीफ अगर मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। ये आप भी समझ रहे हैं ये रिलीफ ही है, ये दोनों को देने के लिए ये कानून साजी हुई है? ये तो अब इन्होंने पीटीएम ने कानून बनाया है, आप उनसे पूछे जाए ना, उन्होंने ठीक है कि चीज क्लियर नहीं थी कि उसमें कितने साल की नाअहली है। अब वो जो पहले कानून था उसके अंदर ड्यूरेशन जो है ना वो स्पेसिफाइड नहीं थी, क्लैरिफाइड नहीं थी। अब वो क्लैरिफाई हो गई, क्लियर हो गई कि जनाब आइंदा अगर किसी की भी नाअहली होगी तो 5 साल के लिए होगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने पार्टी तो ज्वाइन कर ली है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन फ्रंट पर आने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफजदा हैं, या वो आना नहीं चाहते, या किसी प्रेशर में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कौन कौन से वो लोग हैं? इसमें ये कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब ने कोई भी पार्टी की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, ये सच है? ये आप उनसे पूछें, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ।
ज़ाहिर है पार्टी ये का आप हिस्सा है, उनसे पार्टी के तर्जुमान है, तो आपको तो पता है कि किसने नहीं, पार्टी की मैं कोई आप ओहदा लेने उनसे से इनकार पूछ कर रहे दिया। हैं कि आप आए थे डिनर पे, हम्म। आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हम्म। आप बैठे थे, हम्म। आप उनसे पूछ लें कि हम्म। अगर आपका दिल राजी नहीं था, आपकी रूह राजी नहीं थी, हम्म। आपकी मन राजी नहीं था, हम्म। आपकी तमन्ना राजी नहीं थी, हम्म। आपकी विल नहीं थी, आपकी विश नहीं थी, हम्म। आपका इरादा नहीं था, आपकी हम्म। डिटर्मिनेशन नहीं थी, हम्म। आपकी सोच नहीं थी, आपकी फिक्र नहीं थी, आपकी आइडियोलॉजी नहीं थी, हम्म। तो फिर क्यों आए थे? ये अच्छा, आप उनसे पूछ। ये बताएं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग जो पहले ही, जैसे फवाद चौधरी सब के बारे में आप भी बात करते हैं कि वो पहले ही पार्टी के साथ लॉयल नहीं थे, अब भी आकर वो इस पार्टी के साथ भी उनकी लॉयल्टी ज़ाहिर है, कोई ओहदा नहीं लेना चाह रहे, यानी कि उनका इरादा नहीं है, तो फिर उसको मैं उनको इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा पार्टी अभी। में क्यों शामिल किया? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। चलें, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ये राइट आपको देते हैं कि अगर आप किसी सवाल का जवाब ना देना चाहें तो आप बिल्कुल ना दीजिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। दैट्स ऑल टुनाइट, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।